दोस्तों मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब। आप एक्सपर्ट हैं अफगानिस्तान के ऊपर और बैन अल-अक़वामी जरीदों में लिखते रहते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में लिखते रहते हैं और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। बासित साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया कमर। थैंक यू। बासित साहब, आज पता चला है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कोई स्ट्राइक्स की हैं। कहा जा रहा है कि ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं और ये प्रिसीजन बेस्ड स्ट्राइक्स थी अगेंस्ट द टेररिस्ट हाइडआउट्स इन अफगानिस्तान, पर्टिकुलरली टीटीपी के कुछ लोगों के खिलाफ। वहाँ से कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, कुछ मीडिया के लोग भी कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान के एफिलेटेड एक अब्दुल्ला शाह थे, उनके यहाँ टारगेट किया गया, एरियल स्ट्राइक की गई। एक लमन एरिया है अफगानिस्तान का और वहाँ पे 3 के करीब कहा जाता है हमले हुए हैं। बस अब ये पहले ईरान और अब अफगानिस्तान, आप कैसे देखते हैं? ये क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं? इस पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कई लोगों का पाकिस्तान में ये कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज और अदारे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो शहीद किया गया है। कल अगर आपको परसों याद हो तो आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो थे, उन्होंने सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के जनाजों में शरीक हुए और उनके डेड बॉडीज़ को कंधा दिया। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। आप कैसे देखते हैं, क्या ये होने वाला और ये क्या हुआ है सर? थैंक यू कमर। बड़ा बयानिया आपका काफ़ी वसी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर कर दी। पहले तो हुआ क्या है इसको साइड पे कर लेते हैं, फिर इसकी इम्प्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है होस्ट में और पख्तिया, इफ़ हम करेक्ट, यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और उन्होंने टीटीपी के हाइड आउट्स को निशाना बनाया है। जिस टीटीपी कमांडर अब्दुल्ला शाह का आप नाम ले रहे हैं, खैर वो तो नहीं मारा गया, वो तो एक वीडियो टीटीपी ने जारी की है जिसमें उन्होंने उसको दिखाया कि वो ही इज़ अलाइव। और दूसरा ये कि क्लेम टीटीपी और अफगान तालिबान का है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है, वहाँ पे नहीं है। बट नेवरदलेस वहाँ पे उनके हाइड आउट्स हैं जिन पे ये स्ट्राइक्स की गई हैं इन रिटेलिएशन टू जो मीर अली में मिलिट्री कैंप के ऊपर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 2 फैक्शंस ने हमला किया था, उसके बाद ये किया गया है। वो काफ़ी बड़ा हमला था, वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक्स 2024 का, ठीक है। और फिर अब खबर ये भी है कि अफगान तालिबान ने भी कोई रिटेलिएशंस की हैं बॉर्डर के ऊपर 3 जगह पे, कोई मेरा ख्याल है नॉर्थ वज़ीरिस्तान, कुरम और एक कोई और जगह है जहाँ पे उन्होंने भी कोई मोटर्स और कोई फायरिंग्स की है। और वार्न भी किया पाकिस्तान को कि हम सुपर पार्ट से लड़ते रहे हैं तो ये एस्केलेशन ना करें, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस वो ना निकल आए जो फिर कंट्रोल में ना हो सके किसी के भी। खैर, ये तो वो पोस्चरिंग और रिटेलिएशन एंड काउंटर रिटेलिएशन का एक राउंड दोनों के दरमियान चला है। अब आपके सवाल पे कि पहले ईरान और अब अफगानिस्तान, तो ये क्या हो रहा है? देखिए, जब ईरान ने किया था तो पाकिस्तान ने क्योंकि वो अनप्रेसिडेंटेड था, जो ईरानी स्ट्राइक्स थी लेट दिसंबर या अर्ली जनवरी, अगर मैं सही हूँ तो उस वक्त ये हुआ था। और पाकिस्तान ने 48 से 72 घंटों में उसको रिटेलिएट किया और पाकिस्तान की तरफ से जो बयान या स्टेटमेंट उसके बाद आई थी वो थी कि ये हमने रिस्पॉन्ड किया है टू री एस्टैब्लिश डिटरेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि टू री एस्टैब्लिश डिटरेंस। और उसके बाद साथ ही ये कहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है एस्केलेशन में एंड दे वुड लाइक टू डी एस्केलेट दिस, बट एस्टैब्लिश करना, डिटरेंस को री एस्टैब्लिश करना ज़रूरी था गिवन द फैक्ट कि यहाँ पे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इन किलिंग एक्स कश्मीरी मिलिटेंट लीडर्स ऑन पाकिस्तानी सॉइल। इस तरह का वाक़या कनाडा और अमेरिका में भी हुआ और फिर तो अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन तो यहाँ चल रही है। तो अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करता तो उसका एक बहुत ही वीक और गलत मैसेज चला जाता है जो नहीं जाना चाहिए था। तो पाकिस्तान ने वो डिटरेंस को री एस्टैब्लिश किया। अच्छा, जब वो डिटरेंस को री एस्टैब्लिश कर लिया तो उसके बाद जो थ्रेशोल्ड पाकिस्तान ने सेट कर दी थी
स्ट्रेटेजिक स्टडीज के जो लोग हैं या जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं, फिर थ्रेशोल्ड यहाँ पे पाकिस्तान ने सेट की, फिर मुमकिन नहीं था कि अब उससे नीचे आता। तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई क्रॉस बॉर्डर अटैक आएगी तो वो रिटेलिएट किया जाएगा। तो अब जब एक मेजर क्रॉस बॉर्डर अटैक आई है तो पाकिस्तान ने उसको रिटेलिएट किया है। यानी ये सिग्नल जो है, डिटरेंस का सिग्नल उस वक्त ही चला गया था कि अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। अगर कोई चीज आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा, जिसका जवाब अब पाकिस्तान ने दिया है। तो ये सिग्नल उस वक्त से ही क्वाइट क्लियर हो गया था, क्योंकि आप देखें जब ये मिलिट्री कैंप पे हमला हुआ तो ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है, उसके बाद आसिफ जरदारी जो सदर है, और मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उनका एक ही बयान था कि हम इसको बिफिटिंग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो रिस्पॉन्ड किया गया। तो आई थिंक एक तो जो चीज़ क्लियर है कि अब रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स अफगानिस्तान में आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो करने की कोशिश ये है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कम्प्लिकेशंस क्या होंगे या इम्पैक्ट क्या होगा। करने की जो कोशिश है कमर, वो ये है कि टीटीपी को होस्ट करने की जो कॉस्ट है फॉर द तालिबान रिजीम, अब उसको पाकिस्तान प्रोहिबिटिवली हाई कर देगा। यानी द कॉस्ट ऑफ होस्टिंग टीटीपी इन अफगानिस्तान एंड कंटिन्यूइंग विद द अटैक्स विल have a price that the Taliban regime will have to pay, or they will have to rethink their strategic calculus कि उन्होंने फिर अगर ये प्राइस पे नहीं करनी तो उन्होंने क्या करना है। ये अब नहीं होगा कि उधर से अटैक आए, यहां से खाली एक वर्बल कंडेमनेशन की स्टेटमेंट डिप्लोमेटिक चैनल। अब डिप्लोमेटिक चैनल्स पे सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होगा, अब इसकी फिजिकल स्पेस में रिटेलिएशन भी आएगी। तो जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, और सिग्नल तालिबान को ये है कि या तो आप जो हम कह रहे हैं उसको सोचें, को कोऑपरेट करें, नहीं करेंगे तो ये प्राइस है जो आप फिर आपको पे करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस निकल आ सकते हैं कि अगर ये एस्केलेशन लैडर पे चीज चढ़ जाती है तो फिर ये कहाँ जाके रुकेगी, एंड वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्वियसली निकल सकते हैं। डेफिनेटली जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज और जो पावर है उसका मैच तो नहीं है, लेकिन वी हैव सीन के तालिबान के जो लोग हैं दे आर बैटल हार्डन्ड एज वेल। पाकिस्तान की मिलिट्री काउंटर टेररिज्म पिछले 2 डेकेड से कर रही है, यू नो, विद मिक्स्ड रिजल्ट, दे आर इक्वली बैटल हार्डन्ड। तो ये अगर उस एस्केलेशन लेडर पे चली जाती है बात, तो फिर ये कहाँ रुकती है वो फिर इज एनीबॉडीज गेस। बट एज ऑफ नाउ एक चीज है कि ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया, और अब अगर ये अटैक आएंगे तो उसकी रिटेलिएशन आएगी, एक प्राइस है जो पे होगी, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो। नाउ द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप हैज डिसाइडेड कि वो उसकी वो मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉस्ट पे करने पे तैयार है, लेकिन ये नहीं होगा कि एक कंट्री से जो है दूसरी कंट्री में अटैक आए और यहाँ से सिर्फ डिप्लोमेटिक कंडमनेशन होती है ना, उसके अलावा कुछ ना हो। सो ये काउंटर टेररिज्म के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये डिप्लोमेटिक और जो सिर्फ स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से नहीं आएंगी, ज़ाहिर बात है ये एक मिलिट्री रिस्पांस दिया गया है, और जैसे आपने कहा कि कॉस्ट जो है वो हाई कर दी जाएगी फॉर द अफगान तालिबान इन केस दे वांट टू होस्ट द टीटीपी। कहा जाता है कि ये आइडियोलॉजिकल कजन्स हैं, they can't leave each other, they have been fighting together, against the Americans and the Western powers. आपको लगता है कि एंड देन ऑब्वियसली एक एमिनेंट थ्रेट भी है ऑफ अल-कायदा, ISKP वहाँ पे मौजूद है। आपको लगता है कि अफगान तालिबान पीछे हट जाएंगे? ये तो हमारा नैरेटिव है ना जी कि कॉस्ट हाई है, बट जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि वो एक स्ट्रेटेजिक पोस्टरिंग कर रहे हैं दैट वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट द अमेरिकन्स, वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट द सुपर पावर्स, तो पाकिस्तान क्या है? इस नैरेटिव में आप क्या समझते हैं? ये तो एक स्ट्राइक है, ऐसी तो कई स्ट्राइक्स उन्होंने बर्दाश्त की हुई हैं, 20 साल वो करते रहे हैं। सो डू यू थिंक कि ये आइडियोलॉजिकल कजन्स आपस में अलहदा हो जाएंगे, या कि देखें दूसरी जो एयर स्ट्राइक्स तो एक था, दूसरा जो सिग्नल अब पाकिस्तान से निकल रहा है
انہوں نے کہا ہے کہ عید الفطر کے بعد وہ جو افغان ریفیوجیز کی ایکسپلشن کا پہلا راؤنڈ چلا تھا جس میں تقریباً 5 لاکھ یا 500,000 بھیجے تھے، ابھی بھی یہاں پہ ہے. انہوں نے کہا عید کے بعد اس کو دوبارہ شروع کیا ہے، 5 لاکھ اور جو ہے وہ واپس افغانستان بھیجے. تو عید کے بعد اب وہ ایکسپلژن آف افغان ریفیوجیز تو ایک اور پریشر ٹیکٹک جو ہے وہ بھی استعمال کی جا رہی ہے. تو یہ خالی ایئر سٹرائکس پہ معاملہ رک نہیں رہا. ڈیفینیٹلی وہ امریکہ سے لڑتے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ امریکہ یہاں پہ ایک ایکسٹرنل پاور تھی، اس کا ایک ٹرانزٹری انٹرسٹ تھا. جب وہ انٹرسٹ اٹھا تو وہ پھر یہاں سے پیک اپ کر کے نکل گئے. پاکستان ایک نیبر ہے، یہاں انہوں نے اکٹھے ہی رہنا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ ایک ایگزسٹینشل ایشو ہے. وہ بارڈر کو نہیں مانتے، وہ ٹی ٹی پی کو ہوسٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کے سٹیکس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کے سٹیکس کوئی کم تھے، لیکن امریکہ ایک کنفیوژن کا شکار تھا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کبھی کاؤنٹر ٹیررزم کرتا تھا، کبھی کاؤنٹر انسرجنسی کرتا تھا، پھر ٹاکس کی بات کرتا تھا. سو امریکہ کی پالیسی یہاں پہ ایک تضاد کا شکار رہی ہے. پاکستان کی پالیسی میں، افغان پالیسی میں کافی تضاد ہے. پاکستان کی وجہ سے افغان طالبان آر ان پاور ان دا فرسٹ پلیس، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب 3 سال گزرنے کے بعد پاکستان کی کافی ساری غلط فہمیاں دور ہیں، اور میرا خیال ہے اب جو سگنل اور جو لینگویج پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے، اس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کو کمر ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ پالیسی صحیح ہے، کیا یہ ہونی چاہیے، وہ ایک علیحدہ، لیکن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ بات کر رہی ہے. تو ان کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور ان کو ان کے سٹیکس بھی پتہ ہے. تو اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. پاکستان امریکہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان ایک نیبرنگ کنٹری ہے جس نے کہیں جانا نہیں، اور پاکستان کے سٹیکس بڑے ہائی ہیں. تو جب سٹیکس اتنے بڑے ہوں تو پھر جو لڑائی ہوتی ہے وہ بھی یہ سوچ کے لڑی جاتی ہے کہ یہ کتنی لانگ ٹرم لڑائی ہوگی. اینڈ ایز آئی سیڈ، یہ خالی کو ملٹری مینز پہ بات رکے گی نہیں. 5 لاکھ افغان ریفیوجیز کی کمپلشن، بائی دا وے آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. یہ جو افغان ریفیوجیز والا معاملہ ہے، اس کو سیکیورٹی کے لیے استعمال کرنا میرا پرنسپل ڈس ایگریمنٹ ہے، بٹ یہ ریاست کی ایک پالیسی ہے تو اس پہ کمنٹ کرنا بنتا ہے کہ جب دوسری سائڈ کوئی بات ماننے پہ تیار نہ ہو تو پھر آپ کے پاس جو اویلیبل آپشن ہوتے ہیں آپ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. تو ایز مچ ایز آئی ڈس ایگری ود اٹ آن پرنسپل گراؤنڈس، یہ ایک آپشن ہے جو انہوں نے اب ٹیبل پہ رکھ دیا. تو پاکستان کو یہ نہیں کہ خالی ملٹری مینز کے تھرو ہی رسپونڈ کر رہا ہے، وہ اور آپشنز جو ٹیبل پہ ہیں ان کو بھی ایکسرسائز، بارڈر کلوجر بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے. تو یہ ہے جی صورتحال. باسا صاحب، تھوڑا پچھلے ہفتے کوئی 8-10 دن کی بات ہے کہ بھارت کے سینئر ڈپلومیٹ جو تھے وہ افغانستان گئے اور انہوں نے عامر متقی صاحب سے بات کی، ملاقات کی. آئی تھنک جے پی سنگھ صاحب پرہیپس ان ڈپلومیٹ کا نام تھا. آئی تھنک وہ پاکستان میں بھی رہ کے گئے ہوئے ہیں. باسا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کے افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہیں؟ آج پاکستان کے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں فار افغانستان، آصف امبیسڈر آصف صاحب دورانی صاحب، ان کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی دیٹ کہ جی انڈیا جو ہے آج کی ڈان میں یہ میں نے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ وہ جی وہ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ انڈینز آر گیونگ منی ٹو دا ٹی ٹی پی ٹو کیپ پاکستان بزی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ واٹ آر دی انٹرسٹ آف انڈینس؟ کیونکہ انڈینس تو کہتے ہیں جی ہم تو وہاں صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور سافٹ پاور پارلیمنٹ بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان اس کو اور لینس سے دیکھتا ہے. آپ کی نظر میں انڈیا کے کیا انٹرسٹ ہیں افغانستان میں ایٹ دا مومنٹ when they never engaged with the Afghan Taliban before؟ دیکھیں، انڈیا ایک تو یہ بڑی پار ہے، افغانستان ہو، خطہ ہو، انڈیا از اے گریٹ پار، ایک ریالٹی ہے. اینڈ طالبان ان کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں، انڈیا بھی طالبان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہے. ہیومنٹیرین ایڈ ہوئی، ان کے کافی زیادہ پروجیکٹس ہیں وہاں پہ، کچھ کافی انکمپلیٹ بھی ہیں. طالبان نے کہا تھا کہ وہ ان کو آ کے مکمل بھی کرے. ٹھیک ہے، پھر جو پاکستان کے ساتھ ایک ڈسٹنس اب طالبان کا چلا ہے اور جو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیک طالبان نے دکھائی ہے، اس سے بھی انڈیا کے اندر ہوپ بڑی ہوگی کہ ان کے ساتھ انگیج کیا جانا. انڈیا نے اپنی وہ پرانی پالیسی آف ناٹ انگیجنگ ود دا طالبان کو ریوائز کیا بیکاز ویسٹ امریکہ جو ہے وہ بھی طالبان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. یہ ایک بات. اور جو ریجن ایز اے ہول ہے،
वो चाहे रशिया हो, वो चाहे ईरान हो, वो चाहे चाइना हो, ये सारे अंगेज कर रहे हैं तालिबान की रिजीम को। पाकिस्तान के साथ तो अभी ताल्लुकात तालिबान के खराब है, वरना वो एक चाबहार पोर्ट की 35 मिलियन की एक डील भी ईरान और अफगानिस्तान ने किया है। चाबहार को इंडिया ने डेवलप किया, राइट। तो यहाँ से उनकी ट्रेड के मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वो चाबहार के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, तो चाबहार का पोर्ट डेवलप करने वाला इंडिया है। तो अगर ईरान से एक डील कर रहे हैं, चाबहार पोर्ट पे डील कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली इंडिया के साथ भी उनको अपने ताल्लुकात को वो करना पड़ेगा, डीपन करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, तो इंडिया से रियल पॉलिटिक यही कहती है कि तालिबान डीपर लेवल जाके इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंगेज करना चाहेंगे। वो इस तरह के बयान भी मौजूद है कि तालिबान कुछ ट्रेनिंग्स के लिए भी अपने कुछ लोगों को, वो खैर अभी इट्स टू अर्ली, टू प्रीमेच्योर, लेकिन इकोनॉमी हो गई, रीजनल इश्यूज हो गए, उसके ऊपर कोई ना कोई लिमिटेड कॉपरेशन जो है वो ऑब्वियसली हो सकता है। एंड उनके सिक्योरिटी पे के यहाँ पे कंसर्न्स भी होंगे। अभी शायद कोई एक साउथ इंडिया का एक बंदा जो मेरा ख्याल है विया ताजिकिस्तान यहाँ पे आईएसकेपी को ज्वाइन करने, वो भी पकड़ा वकड़ा गया था। तो बैक एंड पे शायद उस पर भी कॉपरेशन चल रहा हो, क्योंकि आईएसकेपी पे बड़ा काम किया तालिबान ने, तो वो शायद उन चैनल से भी उनको वो बंदा वापस देने की कोशिश कर रहे हो। तो उसके साथ फिर ऑब्वियसली आइस मेल्ट्स एंड ऑल। तो ये तो एक मोटा मोटा है जिन डेटा पॉइंट्स के ऊपर या जिन इश्यूज पे इंडिया और तालिबान या अफगानिस्तान एंगेज कर रहे हैं। अब जब तक बात रहेगी आसिफ दुरानी साहब के उस बयान की कि जी टीटीपी को इंडिया फंड कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान। अच्छा, पहले कहते थे कि एनडीएस के थ्रू जो है वो फंड करता है टीटीपी को, अब वो कहते हैं कि अफगान, तो क्या अफगान तालिबान इंडिया से पैसे लेके टीटीपी को दे रहे हैं? इसका एविडेंस जो है वो क्या है? मुख्तलिफ बातें पाकिस्तान करता रहा है। मैं इस बयान को टू बी इन ऑल ऑनेस्टी को ज्यादा I'll take that with a heavy pinch of salt, कमर के ये एक बयान है कि जब आपके पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नजर ना आ रहा हो तो आप उसको इंडिया का एजेंट कह दें कि टीटीपी तो इंडिया की प्रॉक्सी है। शायद कोई किसी लेवल पे कोई बलोच इंसर्जेंट होते तो मैं मान भी लेता। तालिबान इंडिया का पैसा टीटीपी को देगा, इट्स अ बिट फार फेच्ड। कोई इस तरह की खबरें थी कि ये पैसा रूट होता है इंडोनेशिया के थ्रू और सऊदी अरबिया से हवाला हुंडी के थ्रू ये पैसा आता है। मुझे नहीं पता, कौन के पास होगी एविडेंस, तो होगी, मैंने तो देखी नहीं है। लेकिन लॉजिकली दिस डजंट स्टैंड टू द टेस्ट ऑफ क्रिटिकलिटी। एक बयान है जो दे दिया गया है। मेन मुद्दा ये है कि इनको तालिबान की पेट्रोनेज है टीटीपी को, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है, लॉजिकल असिस्टेंस भी है, एक आइडियोलॉजिकल जो है आशीर्वाद मौजूद है, और उसके इश्यूज हैं। ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, बॉर्डर नहीं मानते, फाटा के मर्जर को टीटीपी अपोज करता है, तो इन इश्यूज पे उनका कोऑपरेशन चलता है। इंडिया का एंगल उसमें लाना, बट या आई थिंक इंडिया के अपने, इंडिया इज अ रीजनल पावर। यहाँ पे इंडिया के अपने इंटरेस्ट है, कंसर्न्स है, प्रोजेक्ट्स है, उनके ऊपर वो तालिबान से एट अ लिमिटेड लेवल एंगेज करना चाहता है, आइसोलेट उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। बिकॉज अब का ट्रेंड यही है कि हर कोई तालिबान से एंगेज कर रहा है, तो कर रहा है तो फिर इंडिया भी एंगेज करेगा। बस अब ये बताइए कि आपने पिछले वाले बात की कि एस्केलेशन लैडर होती है, अगर एस्केलेट चीजें करती है, अगर एस्केलेट चीजें करती है तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा? पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री है, हम दुनिया को से इन्वेस्टमेंट लाने की बातें कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल ट्रांजिशन पाकिस्तान के अंदर आई है और अब चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होंगी। तो अगर हम एक मज़ीद एक जंग में चले जाते हैं, बेशक लिमिटेड स्केल, जैसे फॉर एग्जांपल आप भी कह रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ प्रेस पे कि अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान की चौकियों पे हमले किए हैं, चेक पोस्ट पे गोलाबारी की है। सो इट मीन्स कि वी आर बिजी, आपके कमांडर तो, आपकी फ़ौज तो एक बिजी हो गई। तो आपको नहीं लगता कि अगर एस्केलेशन होती है, हमारी फौज बिजी होती है, तो अफगानिस्तान को फायदा है, हमें तो नुकसान ही नुकसान है? हाउ डू यू असेस दिस सिचुएशन? या क्या आप समझते हैं कि वो इतना एस्केलेट वो भी नहीं करेंगे? देखिए इशू क्या है कमर, यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करें। इसकी कॉस्ट तो ऑब्वियसली है कि मेरा ख्याल है जब ये किया जाता है तो वो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, और वो कैलकुलेट करके ही जो है सिग्नल होता है, और वो सिग्नल देने के बाद ही उसके ऊपर जो है अमल किया जाता है।
वो कॉस्ट कैलकुलेट कर ली गई है। द इशू हेयर इज कि 3 साल हो गए हैं, हर ऑप्शन टेबल के ऊपर ट्राई कर लिया गया, राइट। मुज़ाकरात 2 बार ट्राई किए गए, 2 बार नाकाम हुए। वो अगेन किसने किए क्या किए, वो दोनों साइडों के अपने वर्जन है। नंबर 2, फिर तालिबान के साथ डिप्लोमेटिकली एंगेज किया गया इन स्टेट टू स्टेट फ्रेमवर्क। उन्हें ये कहा गया इनको डिसआर्म करें, इनको बॉर्डर से हटा दे, इनको कहीं रेलोकेट कर दे, इनको हवाले कर दें, कुछ भी करें, वहाँ से अटैक अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये बॉटम लाइन थी सारी एफर्ट्स की। और उसके मिक्स सिग्नल्स आए, करेंगे नहीं करेंगे, कभी इंटेंसिटी बढ़ गई कभी कम हो गई, लेकिन अटैक नहीं रुका। तो जब आपने सारे ऑप्शन टेबल के ऊपर जो थे वो ट्राई कर लिए हैं, पीसफुल ऑप्शन भी, डिप्लोमेसी भी, पीस टॉक्स भी, तो अब आपके पास रह क्या गया? या तो आप बैठे रहे, अटैक आता रहे और आप पर वीक अपनी फोर्सेस की 4 से 5, 3 से 4, कई बार काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ उठाते रहे। देखिए ये वार टाइम की कैजुअलिटी होती है। 3-4 कैजुअलिटीज पर वीक अगर एक फोर्स, एक मिलिट्री उठा रही है, तो ये वार टाइम की कैजुअलिटी, यू आर एक्चुअली इन स्टेट ऑफ वॉर देन, राइट। तो आप बैठे रहेंगे, आप रिटेलिएट नहीं करेंगे। सारे ऑप्शंस ट्राई करके एग्जॉस्ट कर लिए गए हैं। अब आपके पास कोई, ये इज वाज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट टाइम अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट्स थी उन्हें सुने, तो कहा कि पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड to respond to these provocations as a measure of last resort। तो उस टाइम भी जो उसका इम्प्लाई यही था कि अभी भी हम पहले डिप्लोमेसी को चांस देंगे। डिप्लोमेसी फेल हुई तो फिर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं। अब डिप्लोमेसी सर इधर फेल हो गई है, तो फिर ये लास्ट रिजॉर्ट पे अब आ गया, उसकी कॉस्ट उन्होंने कैलकुलेट की हुई है। तो आई थिंक ये अब एस्टेब्लिश डिटरेंस बाय पनिशमेंट कर रहे हैं ये। तो अब जब ये अटैक आएगी तो उसकी रिटेलिएशन होगी। उन्हें पता है कि उसके बाद क्या आना है, एस्केलेशन लेडर पे कहाँ तक बात जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती। और साथ ही फिर बैक चैनल से डिमांड्स भी बताते रहेंगे कि करना फिर क्या होगा जिसकी वजह से ये नहीं होगा। अब ये नहीं हो सकता कि टीटीपी वहां से धड़ल्ले से अटैक करती रहे, इधर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और डिप्लोमेटिक चैनल के अंदर प्रोटेस्ट। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये इसकी फिर रिटेलिएशन आएगी। एक लास्ट क्विक क्वेश्चन, और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि क्या फिर ये पाकिस्तान के पास ऑप्शन अब कोई नहीं रह गया फॉर द मिस्टेक्स दैट इट हैज आल्सो कमिटेड। अपनी जो कॉन्ट्रडिक्शंस है उसकी अफगान पॉलिसी में, उसका द पॉलिसी ऑफ सपोर्टिंग द तालिबान, वो सारी अपनी जगह बातें मौजूद है। लेकिन अब ये होगा नहीं कि अटैक हो और उसका अब रिस्पॉन्स आएगा और बिफिटिंग रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वन लास्ट क्विक क्वेश्चन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं, या ग्रेट पावर्स या बाकी जो ममालिक हैं, इंटरनेशनल या रीजनल पार्ट्स, इस हवाले से क्या कर सकते हैं? क्या वो अफगानिस्तान को कहेंगे कि टीटीपी को जो है वो डिसआर्म करें, या कि वो साइलेंट रहेंगे? मुनीर अकरम साहब ने, सॉरी मैंने आपका सवाल ही काट दिया, मुनीर अकरम साहब ने एक स्पीच दी है ना, यूएन के ऊपर एक स्पीच दी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके साथ अब यूएन की रिपोर्ट्स देख ले जहाँ पे वो कह रहे हैं कि थ्रेट लेवल ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक हद तक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट है कि ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म है जो भी इतना स्ट्रॉन्ग बाय द वे नहीं है यहाँ पे, वो यहाँ पे ना बढ़े। क्योंकि लार्जली ये एक बायलैटरल इशू रहेगा, तो इसको एट बायलैटरल लेवल पे ज्यादा ही पाकिस्तान टेकअप करेगा। बाकी पाकिस्तान के जो रीजनल फोरम्स है, एससीओ हो गया, लाइक माइंडेड जो फ्रेंडली कंट्रीज है, चाइना हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, उनके थ्रू उन फोरम्स पे इसको इशू को, यूएन के फोरम पे इशू को अमेरिका से बात कर सकता है। तो वो करेंगे। वो फिर फिलहाल उनका इतना इंटरेस्ट यहाँ पे आया नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट ही कोई पाकिस्तान को मिलेगी, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल अभी फिलहाल कुछ मिल सकता है। एंड ये रियलाइजेशन भी यहाँ पे हो गई है। अब बैक एंड पे कोई ना कोई इंटेलिजेंस कॉपरेशन अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म पे शायद इनका मौजूद है, लेकिन वो किस नोयत का है, किस लेवल का है, उसकी मुझे को खबर नहीं है। लेकिन कुछ ज्यादा मदद कमर मिलेगी नहीं, और ये इनको पता भी हो गया है।
تو اب یہ بائیلیٹرلی ہوگا اور اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کے اندر پاکستان اس کو رسپونڈ کرے گا, لگاتار رسپونڈ کرے گا. اب یہ بزنس ایز یوزول چل نہیں پائے گا جی. بالکل ٹھیک ہے, لیٹس سی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بڑی ان یوزول ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے, اور جس کو افغان اتھارٹیز بھی مان رہی ہیں کہ اٹیکس ہوئے ہیں. لیٹس سی آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ عبد الباسط صاحب, پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر. تھینک یو.